This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी से रिलेटेड सेकंड लेक्चर यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ये सेकंड चैप्टर है। हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें ये पॉइंट्स कवर किए थे। हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था वो ये 15 वाला किया था और उसमें हमने ये वाला जो एक पॉइंट था उसे डिस्कस नहीं किया था। ये वाला जो टॉपिक है measuring specific heat, experimental method of measuring specific heat capacity of solid metallic cylinder, ये हमने नहीं किया था, उसमें इस पॉइंट को छोड़ दिया था। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखें कि इसमें ये देखें इस जगह पर जहां पर ये कर्सर या एरो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आप देखें सॉलिड मेटालिक सिलेंडर विद 2 होल्स ड्रिल्ड इन इट, वन फॉर हीटर एंड वन फॉर थर्मोमीटर। यानी ये कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है और इसमें ड्रिल मशीन के जरिए 2 होल्स बनाए गए हैं इस तरह से। ये या 2 आप कह लें कि इस तरह से होल्स हैं और ये बहुत बिल्कुल कंप्लीट नीचे तक नहीं जा रहे। ये समझे इस तरह करके 2 बनाए गए हैं, 2 वेल जिस तरह होते हैं, 2 कुएं समझे खोदे गए हैं छोटे छोटे। अब देखें और टॉपिक का नाम क्या है जी, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर। ये टॉपिक है जो हमने अंडरलाइन किया हुआ यहां तक, ये टॉपिक ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, और जो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने निकालनी है वो ये ऑब्जेक्ट, ये जिसमें 2 होल्स ड्रिल किए गए। अच्छा, अब इसी होल को, ये जो यहां पर आपको इस तरह करके नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पर आगे जब चलें तो ये चीज इस तरह से आ जाती है। ये वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, ये रेड राइट एरो जो है, रेड एरो जो है राइट वर्ड, ये वो मेटल ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां से लेकर यूं। और वही मेटल ब्लॉक या मेटल सिलेंडर विद 2 होल्स ड्रिल्ड इन इट, ठीक है। ये जो पर्पल कलर में उसके आगे पीछे बाउंड्री दिखाई गई है, ये लैगिंग मटेरियल है। वो मटेरियल है जो जिस तरह स्टेरोफोम होता है या ऐसा मटेरियल जो हीट लॉस को प्रिवेंट करे, या नॉन कंडक्टिव मटेरियल फॉर हीट, या वुडन सेटअप, कोई वुडन मटेरियल हो या कोई वुडन बाउंड्री है या स्टायरोफोम है या कोई कॉटन वूल है जो चारों तरफ हमने लगा दी है, ऐसी चीज जो हीट लॉस को प्रिवेंट करे। और ये हीटर है, ये जो ब्लैक में दिखाया गया ये हीटर है, और जो कुछ व्हाइट में है ये सारा वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है मेटल का। और ये ब्लैक में जो है ये इलेक्ट्रिकल हीटर है जो ऊपर से जो कनेक्टेड है इस तरह से, ये देखें जो इस तरह से यूं कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर और एम मीटर, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसमें वोल्टेज, और आप जब स्विच क्लोज करेंगे तो उसके साथ ही एक स्टॉप वॉच आप रखेंगे, स्टॉप वॉच, और उसको क्लोज साथ उसको भी क्लोज कर देंगे, स्टॉप का स्टार्ट कर देंगे। ये देखें ये एक स्टॉप वॉच है, मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर। और जो ही आप हीटिंग स्टार्ट करेंगे, जो ही आप ये स्विच क्लोज करेंगे, ये वाला जो एस है, जो ही ये स्विच एस क्लोज होगा साथ ही आप स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। और जब आप स्विच ऑफ करेंगे यानी हीटर को स्विच ऑफ करेंगे तो आप स्टॉप वॉच भी बंद कर देंगे। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी देर तक ये हीटर ऑन रखा है, कितनी देर तक हीटिंग की है। और अब आप ये चीज देखें कि द मेटालिक सिलेंडर इज हीटेड विद इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड एट P वॉट्स फॉर T सेकेंड्स। और वो T सेकेंड्स वो हैं जो आपने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिए। ये T सेकेंड्स आपने स्टॉप वॉच से मेजर किए। और ये जो P वॉट्स, आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिकल हीटर की पावर P वॉट्स है? वो हीटर के ऊपर लिखी होती है। जब आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो आप बाजार वाले को, दुकानदार को पहले से कह देते हैं जी मुझे 1000 वॉट का हीटर चाहिए या 2000 वॉट का हीटर चाहिए, और वो उस पर लिखा हुआ होता है, एडवर्टाइज होता है, उसके ऊपर प्रिंट होता है कि ये कितने वॉट का हीटर है। और ये थर्मोमीटर है जो हमने, ये बाउंड्री है उसकी थर्मोमीटर की, और ये इसमें बल्ब में मरकरी है और ये मरकरी का कॉलम है। और अब जो भी टेम्परेचर होगा, हम जब हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम उस वक्त भी टेम्परेचर नोट करेंगे θ1, और जब हीटिंग बंद करेंगे तो उस वक्त भी टेम्परेचर नोट करेंगे।
अब θ1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है और θ2 क्या है, वो फाइनल टेम्परेचर है। तो राइज इन टेम्परेचर जो है वो θ2 minus θ1. And if we assume that no heat loss has occurred to the surrounding, assuming no heat loss to surrounding, यानी heat loss हमने ये assume किया है कि surrounding में कोई heat loss हुई ही नहीं है, यानी ये बड़ी important assumption है। No, assuming no heat loss to the surrounding, और इस assumption की वजह से हम जो specific heat capacity calculate करेंगे वो हमेशा एक over estimate होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक over estimate होगा। अब ये चीज देखें कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर पावर इनटू टाइम, पावर इलेक्ट्रिकल पावर है, पावर को टाइम से जब भी मल्टीप्लाई करें हीट आ जाती है टोटल, और हीट एब्जॉर्ब बाय द मेटालिक ब्लॉक, वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू θ2 माइनस θ1। θ2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, θ1 क्या इनिशियल टेम्परेचर है, θ2 माइनस θ1 चेंज इन टेम्परेचर। और पावर की जगह आप वोल्ट मीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पावर आ जाती है। अब इससे आप जो है ना सी को सब्जेक्ट बना लें, मास यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड होगा, और θ2 माइनस θ1 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड होगा नीचे जाकर। तो इस तरह से सी को आपने सब्जेक्ट बनाया तो VIT ओवर m इंटू θ2 माइनस θ1 आपके पास आ गया। दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज एन ओवर एस्टिमेट। ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे ये एक ओवर एस्टिमेट। इसकी वजह क्या है, एक्चुअली जो हीटर ने हीट प्रोवाइड की है, वो जरा अगर आप राइट साइड पे देखें, ये वो हीट है जो हीटर ने दी है, ये वो हीट है जो ब्लॉक ने एब्जॉर्ब की है, मगर QL वो है जो सराउंडिंग को जाया हो गई, इसको आपने जो कि इग्नोर किया है। अब देखें अगर आप इस QL को यहाँ ले आए इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ ये ऐड हो रहा है, उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगा। देखें ये चीज जो है यहां पर ये ऐड हो रहा है, लेकिन जब पावर इनटू टाइम वाली साइड पे जाएगा यानी लेफ्ट साइड पे, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। और फिर जब आप सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, मास और θ2 माइनस θ1 को नीचे ले जाएंगे इस तरह से, तो आप देखें कि न्यूमरेटर में से एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही थी, वो न्यूमरेटर में से चीज सब्ट्रैक्ट हो रही थी, वो न्यूमरेटर को कम कर रही थी। और जब आप न्यूमरेटर को कम करते हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है, मगर आपने QL को इग्नोर कर दिया, हीट लॉस टू द सराउंडिंग को। उसको इग्नोर करने की वजह से क्या हुआ, जब न्यूमरेटर में से एक चीज ने सब्ट्रैक्ट होना था और न्यूमरेटर की ट्रू वैल्यू कम होनी थी, आपने वो एक चीज माइनस नहीं की, हीट लॉस टू द सराउंडिंग माइनस नहीं किया। और क्यों नहीं माइनस किया, आपको आप मेजर ही नहीं कर सकते जो हीट लॉस टू द सराउंडिंग होता है। यू हैव नो मेथड टू मेजर दैट हीट लॉस टू द सराउंडिंग, तो वो आप मेजर ही नहीं कर सकते थे, आप इट वाज इम्पॉसिबल फॉर यू। सो आपने एक assumption लगाई और उससे जो आपकी सी की वैल्यू आएगी वो एक ओवर एस्टिमेट होगा। उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल किया था, और ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था, पॉइंट नंबर 14 और 15 भी हमने कर लिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा एक और न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा। अब इसमें ये चीज देखें, अब इसमें भी वो एक लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना चाह रहा है। A student carries out an experiment to determine the specific heat capacity of a liquid using the apparatus illustrated in the figure. अब इसमें ये क्या है, ये जो ब्लू में आ रहा है ये चीज बाउंड्री है। ये क्या है, ये उस इक्विपमेंट की बाउंड्री है, यहां से यहां तक इस तरह से, ये पूरी चीज उसकी क्या है, उस इक्विपमेंट की बाउंड्री, ये ट्यूब नुमा एक चीज है। ये जो रेड में आ रहा है ये वायर है, और ये यूं कॉइल है, हीटिंग कॉइल है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक में जो मटेरियल है वो ब्लॉकर है, यानी मींस कि वो लिक्विड को इस तरफ नहीं फ्लो होने देगा, और ना ही वो लिक्विड इस तरफ को कहीं फ्लो होगा, ठीक। लिक्विड इस ट्यूब से एंटर होता है, और लिक्विड का एंटरिंग टेम्परेचर 19.5 है। ये देखिए लिक्विड इस ट्यूब से एंटर हुआ, इस ट्यूब से जब लिक्विड एंटर हुआ तो उसका टेम्परेचर था 19.5। वो लिक्विड इधर से गुजरा, हीटिंग कॉइल से उसने हीट ली, और जब वो यहां से एग्जिट कर रहा था लिक्विड, तो वो 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिट कर रहा था। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ हीटिंग कॉइल है उसको आप P समझ लें। P जब कहीं P मिसल यहाँ लिखा हुआ ना P वॉट, तो ये आप देखें आपको हीटिंग कॉइल की दो वैल्यूज दी गई हैं, 33.3 और 44.4। इसका मतलब उसने एक्सपेरिमेंट दो दफा किया। एक दफा उसने इस जो हीटिंग कॉइल है
इसको इस तरह से इसमें करंट एडजस्ट किया कि इसकी हीट जो हीट ये प्रोड्यूस कर रही थी वो 33.3 जूल्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही थी या 33.3 वॉट्स प्रोड्यूस कर रही थी। और दोबारा उसने इसमें करंट इंक्रीज कर दिया इस कॉइल में। इस कॉइल में उसने करंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इस कॉइल में जब करंट इंक्रीज किया तो इसकी पावर बढ़ गई और वो बन गई 44.9 वॉट या 44.9 जूल्स पर सेकेंड। और जब पावर कम थी तो यहां से उसने लिक्विड को जो मूव करवाया वो भी कम रेट पे मूव कर रहा था। और जब उसने इस हीटिंग कॉइल की पावर बढ़ाई तो जो ये देखें 1.58 को गौर से देखें, इसका मतलब है यहां से लिक्विड का फ्लो रेट भी उसने इंक्रीज कर दिया। ये ग्राम्स पर सेकंड का मतलब है कि इतने ग्राम्स ऑफ लिक्विड एक सेकंड में यहां से गुजर जाता है। यानी एक सेकंड में 1.1 ग्राम ऑफ लिक्विड एंटर होता है और 1.1 ग्राम एक सेकंड में निकल जाता है। और जब दोबारा ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो उस वक्त 1.58 ग्राम एंटर हो रहे थे 1 सेकंड में और वही बाहर एक सेकंड में बाहर चले जा रहे थे। सो द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज m। ये जो m लिखा हुआ है ये मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। The student changes m and adjusts p until the final temperature of the liquid leaving the tube is 25.5 degree. The data shown in the table is obtained, यानी ये वाला जो टेबल दो दफा एक्सपेरिमेंट। Using this data, calculate the specific heat capacity of the time. Using this data यहां पर मैं लिख देता हूं, this data calculate the specific heat capacity of the liquid। चलें जी शुरू करते हैं इसको। Using this data, calculate the specific heat capacity of the liquid that is moving in। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, यहां पर टोटल एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है। टोटल जो एनर्जी इसमें आई है वो ये है, इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस हीटर में एंटर हुई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ हीट इस लिक्विड ने ली और कुछ हीट लाजमी सराउंडिंग में जाया हुई होगी, ठीक है। अच्छा, एक मजे की एक अजीब सी बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, वो जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो पूछें वो क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये देखें ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं है। और ये इसका सराउंडिंग है, इधर आगे पीछे दाएं बाएं। फर्ज करें इसका अपना टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड चारों तरफ इसके। अब इससे हीट चारों तरफ लूज हो रही है। अब जितनी ज्यादा देर ये रहेगा इस एटमॉस्फेयर में, ये उतनी हीट लॉस करेगा सराउंडिंग। अब कितनी हीट लूज करेगा वो हमें नहीं पता, बिकॉज जो टोटल हीट लॉस है वो उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। वी डू नॉट नो कि कितनी हीट उसने लूज की। लेकिन मुझे एक चीज जो होती है ना जो कंफर्म है वो है रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस जिसको हम चलें एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रेट ऑफ छोटे एच से। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पर सेकेंड जो वो हीट लूज कर रही है वो कांस्टेंट रहेगी। रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी फर्ज करें अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री है, और फर्ज करें बाय सम मैकेनिज्म आप इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए, यानी किसी हीटिंग मैकेनिज्म के जरिए इसका टेम्परेचर 100 पर ही रहता है और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 पर ही रहता है, तो इससे हीट एक कांस्टेंट रेट पर फ्लो करेगी आउटवर्ड। और रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग यानी वो हीट जो एक सेकेंड में जाया हुई है वो कांस्टेंट रहेगी। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग कांस्टेंट रहेगा
बिकॉज रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, सॉरी टेम्परेचर पे नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब आए इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, इसमें हो क्या रहा है। यहां से एक फ्लूइड अंदर मूव करता है, ये देखें, ये मैं आपके सामने, ये देखें, यहां से एक फ्लूइड एंटर हो रहा है, वो इस हीटिंग कॉइल से हीट लेकर यहां से बाहर निकल रहा है, और 1 सेकंड में जितना फ्लूइड यहां से बाहर निकल जाता है 1 सेकंड में, उसे ग्राम्स पर सेकंड से और छोटे एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो हीटिंग कॉइल है ये, इसकी पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जो एनर्जी आ रही है इस हीटिंग कॉइल में, उसमें से कुछ थी वो फ्लूइड लेके जा रहा है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, लिक्विड इन एट टेम्परेचर दिस एंड लिक्विड आउट एट दिस। और ये देखें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25.5 में से 19.5 माइनस करें तो ये टेम्परेचर डिफरेंस 6 का टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट किया गया है कम उससे लेकर कम फ्लो रेट भी कम था, यानी लिक्विड का अमाउंट जो फ्लो कर रही थी वो 1.1 थी, और उस वक्त पावर ऑफ द कॉइल भी 33.3 थी, और बाद में लिक्विड का फ्लो रेट भी बढ़ा दिया उसने, और उसके साथ ही पावर भी बढ़ा दी हीटर की। और उसने कहा कि इस डाटे को आप इस्तेमाल करें और इससे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें, ठीक है कि नहीं। तो आए जनाब हम इसको शुरू करते हैं, और देखें हम जरा ज्यादा एक अच्छा एनालिसिस करेंगे, इसमें हम इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर, heat produced by heater is equal to heat taken up by fluid, by that liquid, plus heat loss to the surrounding. और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये वाली चीज नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हीट लॉस टू द सराउंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिफरेंस और सरफेस एरिया उनमें से एक कुछ फैक्टर्स हैं। अब हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम, और हीट टेकन अप बाय द लिक्विड क्या है, कैपिटल एम। यहाँ कैपिटल एम से मुराद है टोटल लिक्विड जो फ्लो हुआ है, उसमें पर सेकंड वाला नहीं, कैपिटल एम में फुल मास ऑफ द लिक्विड के लिए ले रहा हूँ, θ2 माइनस θ1। यहाँ पर जो कैपिटल एम है, यहाँ पर ये वाला कैपिटल एम है, ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट हैज पास थ्रू दैट ट्यूब, इट्स नॉट पर सेकेंड, इट इज नॉट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इट इज नॉट पर सेकेंड, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ हीट लॉस टू द सराउंडिंग हुई है जिसे मैं Q1 कह रहा हूँ, और Q1 हमें नहीं पता कितनी, ठीक है। हम इस पूरी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इस पूरी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो P यहां रह जाएगा। P क्या है, P वो पावर है जो 1 सेकंड में एनर्जी या हीट एनर्जी हीटर दे रहा है 1 सेकंड। कैपिटल MC θ2 माइनस θ1 ओवर T, और प्लस Q1 ओवर T। अगर आप पूछें कि सर आपने ये मैथमेटिकल स्टेप कैसे किया, एक्चुअली मैंने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की है, A ओवर C प्लस B ओवर C। तो ये मैंने काम किया है। अब इसमें ये बात आ जाती है कि पावर इज इक्वल टू, इसमें आप देखें जो T है उसको आप स्पेसिफिकली कैपिटल M के नीचे ले आए और इसको यूं लिख लें, यूं करके, ठीक है। आप देखिए मैंने किया क्या है, मैंने ये जो टाइम था यहां से ये उठाकर इसके नीचे कर दिया, एंड आई हैवंट मेड एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक लिखने का तरीका है, मैंने कोई मैथमेटिकल उसका स्टेटस इक्वेशन का चेंज नहीं किया। और यहां पर क्या है, इस तरफ को ये जनाब आपके पास Q1 ओवर T1 जो था, हीट लॉस टू द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टाइम, इट गिव्स मी रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग का मतलब क्या है, हीट लॉस्ट इन 1 सेकेंड। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, कैपिटल एम को जब मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है द मास फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड।
और मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ये वो चीज आ जाती है आपके पास। तो इसको आप छोटे m से रिप्लेस कर दें, c θ2 minus θ1 plus h, where h is the heat loss to the surrounding। अब ये वो जो है ना रेट ऑफ हीट, h is the rate of heat loss to the surrounding, ये वो चीज है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये h क्या है, मैं इसके साथ लिख देता हूं, h है जी रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग, रेट ऑफ हीट लॉस टू सराउंडिंग्स, ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस टू दी सराउंडिंग, ठीक है। अब यहां से मैं ये सारी जो इक्वेशन मैंने लिखी है, मैं सारे को मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं बची। चलें बल कोशिश करते हैं। पहले जो पावर थी, पहले जो उसने हीटर की पावर यूज की है, मैं पहला वाला जो डाटा है ना ये वाला यूज करूंगा, इस वाले को, ये जो अभी एकदम पर्पल हो रहा है ना, इस वाले डाटे को यूज कर, ये वाला जो भी एकदम पर्पल हो गया उसको यूज करूंगा। 1.1 और 3. वो तो पावर कितनी थी जनाब, 33.3 वॉट्स थी, 33.3 वॉट। और मास कितना था जो फ्लोइंग पर सेकेंड, छोटा m क्या है, मास जो 1 सेकेंड में फ्लो कर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमें पता ही नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25.5 माइनस 19.5, और प्लस रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग, हमें ये भी नहीं पता। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, 33.3 इज इक्वल टू 6.66 C प्लस H। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास हमारे पास क्या आ गई है, एक इक्वेशन आ गई। बेटा दोनों जो डेटे थे ना हमारे, वो दोनों डिफरेंट थे, मगर उनमें एक चीज सेम थी, वो ये थी कि रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग सेम रहेगा। हीट लॉस टू द सराउंडिंग दोनों दफा डिफरेंट होगा, लेकिन रेट एट विच द हीट इज बीइंग लॉस्ट, यानी 1 सेकंड में जो हीट जाया हो रही है वो सेम रहेगी, क्योंकि रेट ऑफ हीट लॉस टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इंटीरियर ऑफ द कॉइल का टेम्परेचर, यानी कॉइल इस ट्यूब का टेम्परेचर, इंटीरियर ऑफ द ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से वो उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अब मैं ये जो सेकंड जो है कॉलम, जो भी एकदम रेड में टर्न हो जाएगा, ये वाला जो रेड में टर्न हो रहा है, ये वाला जो कॉलम है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। 1.58 फ्लो रेट है और 44.9 जो है उसकी पावर है। इसको हम यहाँ पर इसी फार्मूले में प्लग इन करते हैं, और इसके लिए हम इंक को बदल देते हैं, ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो ये बन गया जी हमारे पास 44.9 इज इक्वल टू 1.58 C इंटू वही टेम्परेचर डिफरेंस 6 है प्लस H। तो ये इक्वेशन जो है अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या बनती है, 44.9 इज इक्वल टू 9.48 C प्लस H। H जो रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को उठाकर यहां ले जाते हैं। 33.3 इज इक्वल टू 6.66 C प्लस H। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, एक ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेट ऑफ हीट लॉस दोनों दफा का कट जाएगा आपस में, और 44.9 में से 33.9 जब माइनस होगा, इधर जो चीज आ रही है वो आ रही है 11.6, और 9.48 माइनस 6.6 में से जब करेंगे वो बनेगा 2.82 C। अच्छा, अब आपको पता है जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ रहा है 11.6 ओवर 2.82, ये आपका आंसर बनता है 4.11 जूल्स पर ग्राम, 4.11 जूल्स पर ग्राम बनता है। तो ये जनाब आप देख लें कि ये जूल्स पर ग्राम क्यों है, क्योंकि आपने ऊपर जो मास यूज किया था वो ग्राम्स पर सेकंड यूज किया था ऊपर जो आपने। अच्छा, अब आप कह सकते हैं सर ये तो हमें तो एक बात याद है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 थी,
तो हमारा तो ये आंसर 4.11 आ रहा है, ये कहीं गलत तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जो वाटर मुमकिन है इसमें जो लिक्विड इस्तेमाल किया हो वो कोई सॉल्ट सोल्यूशन हो, या वो कोई जिसमें लिक्विड वाटर सॉल्वेंट हो लेकिन उसमें कुछ और चीज डली हुई हो, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी डिफरेंट आ सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा ही 4200 आए। डिपेंड करता है उसमें अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे फर्क पड़ सकता है। जिस तरह जो सी वाटर है जो कि बहुत ही सॉल्टी है, सी वाटर आपको पता है कि उसमें बहुत सॉल्ट्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 नहीं होती। सी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3900 जूल्स पर केजी केल्विन है, जो कि आपको पता है कि वाटर, प्योर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कम है। तो इसका मतलब है सॉल्ट्स जब आ जाते हैं किसी वाटर में, तो इम्प्योरिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट obtains data for 2 values of m rather than 1 value, so that he can take heat loss to the surrounding, into account and still subtract it and get rid of it। अब इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेटली किया है, क्योंकि हीट लॉस टू द सराउंडिंग वो मेजर नहीं कर सकता था, लेकिन उसने assumption ली कि रेट ऑफ हीट लॉस इन बोथ केसेस विल रिमेन कांस्टेंट, और उसने इन वन वे रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग को उसने ही हैज टेकन दैट इनटू अकाउंट एंड ही हैज क्लेवरली एलिमिनेटेड इट। तो इसको हम जवाब लिखेंगे कि इसका जवाब ये है, in this way he is able to eliminate rate of heat loss to surrounding। ये बात हुई, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, अब आपके सामने जो चीज आ रही है वो ये एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इतना पुराना नवंबर 97 का कैम्ब्रिज का ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो आप ये क्यों करा रहे हैं? ये तो तकरीबन 23 या 24 इयर्स पुराना क्वेश्चन है, इसकी ऐसी क्या बात है? ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये क्वेश्चन उस वक्त आया था जब मेरी बीकन हाउस में जॉब स्टार्ट हो रही थी। ज़ाहिर है मैंने अगस्त 97 में मेरी जॉब बीकन हाउस में स्टार्ट हुई थी। ए लेवल मैंने नवंबर 91 में पढ़ाना शुरू किया था। तो ये क्यों मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया? मेरे ख्याल में अगर आप देखें इसमें रेड राइटिंग में एक मेरा क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, नॉट इन एवरी टॉपिक, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ सीआई। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था कैम्ब्रिज का, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन था और मैं इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा फैन हूं। इसमें बहुत सारे स्किल्स इकट्ठे चेक हुए थे, एक स्किल नहीं चेक हुआ था, खाली एमसी थीटा का फार्मूला नहीं चेक हुआ था, बहुत कुछ चेक हो गया। तो आए देखें, पढ़ें, इसमें बातें जो गौर करने वाली हैं, जिन्हें आपने नोट करना है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वो देखें वो कौन कौन सी बातें हैं। मैं उनको ना रेड से हाईलाइट करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि वो कहता है कि इलेक्ट्रिक केटल है वो ना, उसका मसला ये है कि आप उसमें इतना पानी हर वक्त रख के गर्म कर सकते हैं, इससे कम पानी नहीं डालेंगे आप। उसकी वजह यह है कि वो उसका हीटर मुकम्मल इमर्स होना चाहिए वाटर में, और वो मजबूरी ये है कि एक वो जब तक 600 क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें वो ना हो, पानी ना हो, उसको ऑपरेट नहीं करते। इसका मतलब है एक सिंगल टाइम पे वो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो हीट कर सकती है वो 600 कर सकती है। उससे कम पानी डालेंगे तो उसका हीटर का जो एलिमेंट है ना वो एयर में एक्सपोज होगा और वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसने कहा कि हीटर को पानी के अंदर रहना चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए, वरना हीटर। अच्छा जी, वो बंदा क्या करता है, द केटल इज यूज्ड 5 टाइम्स अ डे, 5 दफा दिन में चाय बनाता है या कॉफी बनाता है, और वो बनाता भी सिर्फ अ सिंगल कप ऑफ कॉफी। ये बात नोट रखें, क्योंकि बंदा है जो एक कप ऑफ कॉफी बनाता है एक टाइम पे, और वो 5 दफा वो कप ऑफ कॉफी बनाता है, ठीक है। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई है, और ये भी बताया गया कि 6 पेंस पर किलोवाट आवर रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ये बड़े सस्ते जमाने थे जिसमें वो 6 पेंस बता रहे हैं,
पाकिस्तान में तो ये 6 पेंस नहीं होता, 16 रुपए का बनेगा। खैर 6 पेंस अभी भी पाकिस्तान में अगर उसको कन्वर्ट करें तो शायद पाकिस्तान के पैसे उस हिसाब से हो, लेकिन 12 मेकिंग सजेशंस फॉर, इसमें देखिए जो सबसे अहम बात है, मेकिंग सजेशंस फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कप ऑफ कॉफी। इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम ऑफ कप ऑफ कॉफी उन्होंने नहीं दिया, आपने एस्टिमेट करना है, खुद से एस्टिमेट लगाना है कि कप ऑफ कॉफी में कितना को वॉल्यूम होता है। देखें इसमें आपकी एस्टिमेशन की एबिलिटी भी चेक होगी। एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द केटल, ये भी नहीं उन्होंने दिया, आपने इसको यूज करना है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी और बहुत सारी बातें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई थी। और कहा जी एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर पर ईयर, पूरे साल का खर्चा निकालना है, और टू हीट वाटर, लेकिन कौन सा वाटर, विच इज नॉट एक्चुअली यूज्ड टू मेक कॉफी। जरा गौर करें, एकदम बहुत सारी बातें आ गई हैं इस क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे तो बहुत सारी बातें आ गई। आज देखिए अब उनको वन बाय वन हम डील करते हैं। जी मौसूफ ये कह रहे हैं कि जनाब एक बंदे ने इलेक्ट्रिकल केटल खरीदी, उस केटल का इशू ये था, फर्ज करें ये वो केटल थी जो पानी गर्म करती थी। अब फर्ज करें मैं इसका वो बनाना साथ भूल गया हूँ, मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें ये इसका वो है जहां से पानी वो बाहर आता है, और इसमें फर्ज करें कि इसका नीचे हीटर है, इसके अंदर एक यहां पर ना एक हीटर कनेक्टेड है, यूं हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर। अब मैं आई एम सॉरी अगर मैं उसकी कोई अच्छी शक्ल नहीं बना पा रहा। और फर्ज करें कि वो पानी उसमें कम से कम इतना पानी होना चाहिए कि हीटर उसमें भीगा रहे, और वो पानी 600 cm3। अच्छा अब बंदा सोचे कि अच्छा एक कप ऑफ कॉफी का कितना होगा, चले हम समझते हैं कि एक बड़ा कप ऑफ कॉफी ले लिया एक बंदे ने ना, क्या ले लिया, एक बड़ा कप ऑफ कॉफी लिया उसने, और एक बड़े कप ऑफ कॉफी में कितनी कॉफी आ जाती होगी, आप अंदाजा लगाएं कितनी आ जाती है, 250 cm3, 1/4 ऑफ अ लीटर। अमूमन एक बड़े कप ऑफ कॉफी में 250 cm3 कॉफी आती है, और 250 cm3 जो होता है वो 0.25 मीटर क्यूब होगा। और आपको पता है इसका मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करें, अभी ठहरे डेंसिटी और इसकी बाद में बात करते हैं। अब फर्ज करें उस बंदे ने, और इनिशियल टेम्परेचर कमरे का कितना होता है, इंग्लैंड में, ये सारे क्वेश्चन इंग्लैंड में बना है, इंग्लैंड में बहुत ही कोई गर्म दिन हो तो उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और पाकिस्तान में सर्दियों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम मेरे ख्याल 20 डिग्री सेंटीग्रेड को इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि जनाब इस कप ऑफ कॉफी का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फाइनल टेम्परेचर जाहिर उसको गर्म करना है, उबालना है उसको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है, बॉयल करना है उसको, ठीक है कि नहीं है। अब आप ये चीज देखें कि ये बात भी नहीं गई इसमें, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें नहीं बताई गई, या और बहुत कुछ आपने खुद जज करना है, ठीक है। अब देखते जाएं इसको। अब आप ये देखें कि उस बंदे ने पानी गर्म किया, पानी जब गर्म किया तो उसने टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर उठाया, ये अगर ग्राफ पर हम टेम्परेचर ले लें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया वाटर को। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया वाटर को। उसमें से इस पानी में से उसने 250 cm3 तो पी लिए, यहां पर चाय में डाल दिए, इसमें कप ऑफ कॉफी में अपनी कॉफी बना ली उसने। बाकी पानी जाया कितना हुआ, हाँ जी वो पानी जो विच इज नॉट, देखें वो पानी आपने निकालना है विच इज नॉट यूज टू मेक कॉफी, जो कॉफी बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ, वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड, पानी कितना जाया हुआ है, वो हुआ है जनाब 600 माइनस 250, तो कितना बन गया 350 cm3। इतना पानी जाया हो जाता है जब वो एक दफा कप ऑफ कॉफी बनाता है। एंड यू नो दैट इट इज, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 350 ग्राम के बराबर ही होता है। अगर आपके नहीं सर आप प्रूव करके दिखाएं, तो आपको पता है कि डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है,
और मास किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी उन्होंने आपको दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और वॉल्यूम कितना है उस पानी का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी जो हर दफा बेचारा वैसे ही साथ गर्म हो जाता है और वो यूज नहीं होता। 350 ग्राम आपको पता है 350 kg होता है। वॉल्यूम जो है इसका मीटर क्यूब में ये 0.35 मीटर क्यूब होगा। तो ये देखें यहां से आपके पास आ जाएगा 0.35। ये वॉल्यूम आप एक मिनट है, एक मिनट मैंने वॉल्यूम बेटा गलत कैलकुलेट कर दिया, मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई। वह गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने सीएम क्यूब के बराबर होता है। हम ऐसा कर लेते हैं, हमें ये पता है कि इतना तो पता है हमें कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, जीरोस को डबल कर दें, इतने सीएम स्क्वायर के बराबर है। और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, जीरोस को फिर और दो जीरोस दो लगा लें, ठीक है ना, तो सीएम क्यूब हो गया। जीरोस को ट्रिपल कर लें तो 1 मीटर क्यूब सॉरी इतने सीएम क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो देखा अब बूढ़े हो गए हम, पासकत कन्वर्शन करने में गलती कर देते। तो ये मीटर क्यूब में कितना बनेगा 0.00325 मीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। और ये कितना बनेगा जनाब, ये बनेगा 0.00035 मीटर क्यूब। और यहां पर आप इसको मिटा लें तो ये आपके पास आ गया जनाब 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम कितना हो गया जनाब 0.00035 मीटर क्यूब। तो ये आपके पास कितना बन जाता है, ये बन जाता है 0.35 kg, ठीक है, 0.35 kg। अच्छा, अगर आप कहें सर ये हमें जरा ना थोड़ा ये पसंद नहीं आ रहा सारा हरकत ना, ये आपने ऐसी सीएम क्यूब मीटर क्यूब की थोड़ी हमें बहस में डाल के परेशान कर दिया, चलो तो फिर इसको मिटा देते हैं। आप ये बात याद रखा करें कि जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी उसने आपको कितनी दी हुई है जी, वाटर की, ये इसको भी मिटा देते हैं, कप ऑफ कॉफी को भी, ये इलेक्ट्रिक केटल को भी मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं। और ये जो बातें जो आपसे कही थी हाईलाइट करने के लिए, ये 5 टाइम्स सिंगल कप ऑफ कॉफी, इन्हें भी अभी हम थोड़ी देर बाद मिटा देंगे। अच्छा जी, अगर आप देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो जो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, वो आपको पता है डेंसिटी ग्राम्स में कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप कह सकते हैं सर ये क्या बात कर दी, आप नया गेम शुरू कर दी। बेटा याद रखें कि डेंसिटी अगर केजी पर मीटर क्यूब में है और आपने उसको ग्राम पर सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, उसका शॉर्टकट ये है कि डिवाइड बाय 1000 किसी भी चीज की। और ग्राम पर सीएम क्यूब से आपने केजी पर मीटर क्यूब में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दें बाय 1000। ये पक्का असूल याद रखें, ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है कि नहीं। अब हम जल्दी जल्दी बस इस न्यूमेरिकल को करते हैं, ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल होगा इस लेक्चर का। तो अब हमें जो डेंसिटी उसने जो दी थी उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, और उसी से हमारे लिए बहुत आसान है कि हम कन्वर्ट कर लें कि जनाब जो 350 सीएम क्यूब वाटर है जो ज़ाया हो रहा है, हर दफ़ा चाय नहीं बनती, यानी गर्म हो जाता है लेकिन चाय नहीं बनाता या कॉफ़ी नहीं बनाता, वो एक्चुअली 350 ग्राम के बराबर है, या 0.35 kg हर दफ़ा ज़ाया होता है, ठीक है। अब जो उसने क्या कहा कि आप जरा वो खर्चा निकालें जो उस पानी को गर्म कर रहा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है कि नहीं, वो उस पानी को गर्म करने में जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। आए जनाब वो कितना बनता है 0.35 kg। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने ना दी हो तो आप हमेशा 4200 लिया करें। और उसके बाद जो चेंज ऑफ इनिशियल टेम्परेचर आपने खुद 20 डिग्री अज्यूम किया और 100 डिग्री तक आपने लेके जाना है। आपको पता, आप जब चाय बनाते हैं तो पानी को उबाला देना जरूरी होता है। 100 माइनस 20, ये है जी, आपने लगाया कौन सा फार्मूला है, एम सी डेल्टा थीटा।
आएगा क्या इससे? जूल्स में वो एनर्जी आएगी जो उस पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल, गर्म करने में खर्च हुई, उस पानी को जो हर दफा जाया जाता है। यानी वो बंदा 600 ग्राम पानी गर्म करता है, उसमें से 250 ग्राम का पानी अपने कप ऑफ कॉफी में निकाल लेता है, बाकी 350 ग्राम पानी को छोड़ देता है। अब जनाब आप ये चीज देखें कि ये जो है MC डेल्टा थीटा, ये चीज आपने निकाल ली, मगर यार वो तो दिन में 5 दफा कॉफी पीता है, 5 दफा ये काम करता है, इस पूरे को 5 से भी मल्टीप्लाई कर लें। 5 दफा दिन में ये काम करता है और पूरे साल में ये काम वो 365 दफा करेगा। इससे टोटल एनर्जी कितनी आ गई जो वो जाया होती, वो एक्चुअली क्या होती, जाया होती है जनाब, वो आई 214,620 और 000 जूल्स, वो इतने जूल्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो बिजली का हम रेट है, बिजली जो हम मैयर करते हैं वो जूल्स में तो मैयर ही नहीं करते, हम करते हैं जी 1 किलोवाट आवर। एक बात याद रखें कि किलोवाट पावर का यूनिट है, मगर किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। मेगावाट पावर का यूनिट है, मगर मेगावाट आवर एनर्जी का यूनिट, ठीक है, ये याद रखें। गीगावाट पावर का यूनिट, मगर गीगावाट आवर जो है वो क्या है, एनर्जी का यूनिट। तो इसका मतलब है किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट। जो आजकल अखबार में कहते हैं ना कि बिजली का एक यूनिट इतने रुपए का है, वो किलोवाट आवर को कहते हैं। अब किलोवाट आवर है कितना, 1 किलोवाट 1000 वाट, और 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये बन गया, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ आता तो मैं इसको थोड़ा वजाहत कर देता हूँ कि 1 किलोवाट आवर इज एक्चुअली 1 किलोवाट पावर यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब है आपके पास अगर 1000 वाट की एक इस्त्री है और उसको आप 1 घंटा ऑन रखें तो उससे जो बिजली खर्च होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, ये बनता कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो इसको कन्वर्ट कर लें, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इस पूरी चीज को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3.6, इधर देखें छोटी सी जगह मुमकिन है ना लिखा जाए, यहां 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59.62 किलोवाट आवर। तो इतने किलोवाट आवर उसके घर के सिर्फ उस पानी को गर्म करने में खर्च हो जाते हैं जो वो चाय के लिए एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होता। मुमकिन है ये न्यूमेरिकल किसी ऐसे बंदे ने बनाया हो जो उस कैटल को, जिस कैटल को डिजाइन किया गया है, जिस कैटल में ये रिक्वायरमेंट है, इसके खिलाफ वो उस बंदे को कर रहा हो कि यार देखो इसमें तो ये मसला है, इस कैटल को ना खरीदो, इसमें तो हर दफा पानी जाया होगा जब तुम इसे हीट अप करोगे। तो अब जनाब इतने किलोवाट आवर बर्न होते हैं यूजलेस, तो 6 पेंस है पर किलोवाट आवर उसने दिया हुआ है। कहां पता चला हमें, ये देखें, ये यहां से पता चला हमें 6 पेंस पर किलोवाट आवर, ये देखें, जिसको मैं दायरे से मार्क कर रहा हूं। तो अब क्या होगा जनाब, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 59.62, अब ये आंसर आएगा पेंस में आएगा। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पाउंड्स में आ जाएगा, ये बनता है 3.577 पाउंड्स, ठीक है। ये तो खैर इंग्लैंड के परस्पेक्टिव से, उसका मतलब उस बंदे के 3.5 पाउंड पूरे साल में जाया हो रहे हैं उस कैटल को खरीदने की वजह से। खैर उसको मुमकिन है उसको ये पैसे इतने मैटर ना करते हो। पाकिस्तान में ये कितने होंगे, पाकिस्तान में आजकल बिजली का एक यूनिट तकरीबन 16 रुपए का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 59.62 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनते हैं 953.92 रुपीज। और मुमकिन है कि इसमें टैक्स टुक्स डालकर, आजकल इतना टैक्स मैं सब किसी को वो नहीं, नॉर्मली पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पे हमेशा ही टैक्स बहुत रहा है, तो रफली ये तकरीबन 2000 रुपीज के करीब सिर्फ उस चाय को, उस पानी को गर्म करने में खर्च हो रहा है जो एक्चुअली इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है कि नहीं। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड दूसरा लेक्चर था। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर एक तीसरा लेक्चर भी आएगा।